तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डीएसए की, और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बबल सॉर्ट की। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो है एरे, और इसके अंदर आप जिस एल्गो को इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सॉर्टिंग का एल्गो जिसका नाम है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट क्या काम करता है, एरे में जो एलिमेंट मौजूद हैं अगर वो सॉर्टेड स्टेट में नहीं है, यानी कि अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को, यानी कि एरे में जो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं उसको ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का काम करता है। कैसे करता है इसी को आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, इनको आप एरे के अंदर मौजूद जो वैल्यूज़ हैं वो कंसिडर कर सकते हैं, और किस तरीके से बबल सॉर्ट इनके ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर अगर बबल सॉर्ट वाले इसको आप क्लिक करते हैं बटन को, तो कुछ इस तरीके से ये चलता है। तो आप देख रहे होंगे कि हर बार ये एक सबसे बड़ी वैल्यू को लेफ़्ट मोस्ट में लगाते हुए काम कर रहा है। ठीक है, हर एक नियरेस्ट वैल्यू को ये कंपेयर करता है, और जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको ये लास्ट में सेट कर देता है। इस तरीके से बबल सॉर्ट काम करता है। इसकी वर्किंग को आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये कंपेरिजन कर रहा है और स्वैपिंग कर रहा है, और उसके बाद सबसे बड़ी वाली वैल्यू को आगे लगा देता है। ये आपका कंप्लीट हो गया, और इसने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा सबसे पहले होगा, और सबसे बड़ी वैल्यू एरे में जो है वो सबसे लास्ट में होगी। तो ऐसे ये काम करता है। उसके बाद ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, यही चीज़ नीचे भी दी हुई है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये कैसे काम करता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप एक एरे लेते हैं जिससे आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या काम करते हैं, फर्स्ट टू वैल्यूज़ को लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि क्या जो लोवेस्ट वैल्यू है फर्स्ट टू एलिमेंट्स में वो पहले आ रही है। तो यहाँ पर एस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 जो है वो 12 से छोटी होती है और पहले आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे स्टेप में आप देखते हैं, नेक्स्ट टू एलिमेंट्स लेते हैं, यानी 12 और 9 को लेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या 12 और 9 में जो लोवेस्ट वैल्यू है वो पहले आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है, क्योंकि 12 और 9 में 9 जो है वो छोटा है, लेकिन ये 12 की जगह पर नहीं आ रहा है, यानी पहले नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसे स्वैप करना होगा। स्वैप करने का मतलब है 9 को 12 वाले इंडेक्स पे और 12 को 9 वाले इंडेक्स पे आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने स्वैप कर दिया, और ये चीज़ यहाँ पे ट्रू हो गई कि जो लोवेस्ट वैल्यू है वो पहले आने लगी, यानी कि 9 12 के पहले आ गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में आप 12 और 11 को कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसमें इन दोनों में लोवेस्ट वैल्यू पहले आ रही है। लोवेस्ट वैल्यू का पहले आने का मतलब है कि 11 को 12 की जगह पे आना चाहिए था, और 12 को 11 की जगह पे आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से फॉल्स मिलता है, तो आपको 12 और 11 में स्वैप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 को 12 के इंडेक्स पे रखना पड़ेगा, और जो 12 है वो 11 वाले इंडेक्स पे पहुँच जाएगा, यानी कि 11 लोवेस्ट वाली जगह पे पहुँच जाएगा। तो ये आपका हो गया, सॉर्ट हो गया 11 12। उसके बाद नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को देखेंगे, यानी कि 12 और 3 को देखेंगे। तो 12 और 3 में चेक करेंगे क्या इन दोनों में जो लोवेस्ट वैल्यू है वो पहले आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 12 पहले आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। इससे क्या होगा, 3 आपका पहले आ जाएगा और 12 लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू थी इसमें 12, वो एकदम लास्ट में आ गई है। उसके बाद क्या होगा, फिर से आप लूप को चलाएंगे, और जो एक कम वैल्यू है, यानी कि 7 9 और 11 और 3, ये जो एरे है, ठीक है, इसको आप सॉर्ट करेंगे। जिस तरीके से आपने ऊपर किया उसी तरीके से आप इसको सॉर्ट करेंगे, और लास्ट वाले एलिमेंट को सॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इस सॉर्टिंग में आपको लास्ट वाला एलिमेंट नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी वो सॉर्ट हो गया है, सबसे बड़ा एलिमेंट है सबसे लास्ट में पहुंच गया है। ठीक है, तो इसको आप सॉर्ट करेंगे। तो इस तरीके से काम करता है। तो एक बार सॉर्ट किया तो इस तरीके से काम किया। जैसे आप इसको रन कराइए तो ये किस तरीके से काम करता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जहाँ पे सॉर्टिंग की ज़रूरत है वहाँ पे सॉर्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट आपका 12 लास्ट में पहुँच जाता है। फिर उसके बाद आपको ये जो एलिमेंट है 7 9 11 3, इसको सॉर्ट करना होगा। इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 11 है, जो लास्ट में पहुँच जाएगा, यानी कि 12 के जस्ट पहले आ जाएगा। उसके बाद आप तीसरी बार 7 9 और 3 वाला जो एरे है वो लेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा 9 वो 11 के जस्ट बगल में पहुंच जाएगा। ऐसे करके ये काम करता है।
तो अगर आप यहाँ पे जैसे इसको कीजिए तो आपको ये समझ में आएगा ये किस टाइप में कर रहा है। देखिए स्वैप कर रहा है, कंपेयर कर रहा है और सबसे लास्ट में ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद एक एक एरे को लेके सारा इसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आप सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं जिसको सॉर्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर एक इनर लूप भी लेंगे जिसमें आप स्वैपिंग का काम करेंगे। अगर फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू से बड़ी है तो वहाँ पर आप स्वैपिंग करेंगे। और इसके बाद एक आउटर लूप रहेगा जो कंट्रोल करेगा कि इनर लूप कितनी बार चलना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपका एरे में n वैल्यूज़ हैं तो आपका जो आउटर लूप है वो n-1 टाइम्स चलेगा। और इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक एरे आपने लिया जो कि अनसॉर्टेड है, उसके बाद यहाँ पर एक लेन फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपको ये पता चल जाता है कि इस एरे में कितने एलिमेंट हैं। तो लेन फंक्शन के अंदर जब इस एरे को पास कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है इस एरे में कितने एलिमेंट हैं, जिसको आप n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आपको आउटर लूप n-1 टाइम चलाना होता है। इस बबल सॉर्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एरे में एलिमेंट्स को पता करने के लिए यहाँ पे लेन फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जब एरे पास कर देते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 8। इसके बाद यहाँ पे डबल फॉर लूप इस्तेमाल किया गया है। एक फॉर इन लूप है, आउटर फॉर इन लूप, और उसके बाद उसी के अंदर एक नेस्टेड लूप है, ये भी फॉर इन लूप है। और इसके बाद यहाँ पे रेंज n-1 इस्तेमाल की गई। तो रेंज n-1 का मतलब है ये एक पाइथन फंक्शन है जो कि एक आइटेबल ऑब्जेक्ट जनरेट करता है। तो कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट ही जनरेट करेगा। तो n-1 यानी कि 7। तो रेंज 7 की वैल्यू कितनी आती है, 0-6 तक आएगी। तो कुछ इस तरीके से इसकी आइटेबल ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ गई। उसी तरीके से रेंज n-i-1। तो यहाँ पर i की वैल्यू, अगर i की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, i की 0 वैल्यू के लिए ये जो नेस्टेड फॉर लूप है कैसे चलेगा, तो फॉर j इन रेंज n-i-1। तो यहाँ पर n-i की वैल्यू 0 है, n-0-1 क्या हो जाएगा, रेंज 7। तो इसमें भी इसी टाइप की वैल्यू आएगी, ऊपर वाली जो वैल्यू आई है इसमें भी 0 से लेकर 6 तक के नंबर आएंगे। आइटेबल ऑब्जेक्ट में ऐसे ही नंबर रहते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम इनर लूप चलेगा तो यहाँ पे पहली बार चेक होता है कि इफ़ माई एरे एट इंडेक्स j। तो माई एरे एट इंडेक्स j पे कौन सी वैल्यू है, 64 है। तो फर्स्ट टाइम जब ये चलता है तो j में कौन सी वैल्यू आती है, j में आती है 0, यानी j यानी 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू 64 है। उसके बाद चेक हो रहा है कि क्या 64 जो है वो एट इंडेक्स j+1 से बड़ा है, यानी कि 64 34 से बड़ा होता है। ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर का जो कोड है ये रन कर जाता है और ये क्या करता है, वैल्यूज़ को स्वैप कर देता है। यानी कि जो वैल्यू j+1 इंडेक्स पे बैठी हुई है वो इंडेक्स j पे चली जाती है, और जो j इंडेक्स पे वैल्यू बैठी हुई थी वो j+1 इंडेक्स पे आ जाती है। यानी कि ओवरऑल जो 64 और 34 की जो पोजीशन है वो आपकी कन्वर्ट होके कुछ इस तरीके से हो जाती है। जैसे अगर हम इसको करें तो 34 64 कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट होके आ जाएगी फर्स्ट बार जब ये स्वैपिंग होगी। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल वापस यहाँ पर आता है। सेकेंड आइटरेशन में j की वैल्यू जो होती है 1 हो जाती है, और फिर से टेस्ट होता है कि क्या ये जो एरे है इसमें j यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठी हुई है वो j+1 यानी कि सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू से बड़ी है, यानी कि 64 और 25 की कंपैरिजन हो रही है। तो यहाँ पर 64 जो है वो 25 से बड़ा है, तो ये यहाँ से आपको ट्रू मिल जाएगा। ट्रू मिल जाएगा तो इफ़ के अंदर जो कोड पड़ा है स्वैपिंग वाला ये चलेगा, और j+1 यानी कि 2 इंडेक्स पे जो बैठी हुई वैल्यू है यानी 25, ये जो है j इंडेक्स पे बैठ जाएगी, और जो j इंडेक्स पे वैल्यू बैठी हुई थी यानी 64 वो j+1 इंडेक्स पे बैठ जाएगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में स्वैपिंग हो जाएगी, दोनों जो अपने अपने स्थान को बदल देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको एरे मिलेगा 34। सेकेंड आइटरेशन j का ख़त्म होने पे आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, फिर से j में अगली वैल्यू आती है, अगली वैल्यू 2 है। फिर इसके बाद j में अगली वैल्यू आती है 2, और यहाँ पे चेक होता है माई एरे एट इंडेक्स 2। तो माई एरे एट इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू 64 है, क्या ये j+1 यानी कि 2+1 3 से बड़ी है, एट इंडेक्स 3 यानी कि 12 से बड़ी है। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि 64 12 से बड़ी होती है, तो ये चीज़ सही हो जाती है। फिर उसके बाद इन दोनों की भी स्वैपिंग होती है, यानी कि 12 जो है वो 64 के स्थान पे आ जाता है और 64 जो है 12 के स्थान पे आ जाता है, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगला एरे आपको मिलता है
कुछ इस तरीके का आपको एरे मिलेगा। ये काम करने के बाद फिर से जे में अगली वैल्यू कौन सी आती है, ये आइटेशन कंप्लीट होने के बाद जे में अगली वैल्यू आती है 3। तो उसके बाद इस एरे में चेक होता है कि क्या इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू बैठी हुई है वो इंडेक्स 4 वाली वैल्यू से बड़ी है। तो इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू बैठी हुई है, और इंडेक्स 4 पे ये वाली। तो ये सही है क्योंकि 64 22 से बड़ा होता है, सही है। फिर उसके बीच स्वैपिंग होती है, यानी कि जो इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू बैठी हुई है यानी 22, उसको इंडेक्स 3 पे रख दिया जाता है, यानी 64 वाले स्थान पर रख दिया जाता है। और जो इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू बैठी हुई थी उसको इंडेक्स नंबर 4 पे रख दिया जाता है। ठीक, यानी कि इन दोनों को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका एरे मिलता है। अगर आप बात करें कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। उसके बाद ये काम फिनिश करने के बाद जे में अगली वैल्यू कौन सी आएगी, अगली वैल्यू आएगी 4। ठीक है, जे में अगली वैल्यू 4 आती है। फिर से चेक होता है कि इस एरे में जो 4th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू है यानी कि ये 64, क्या ये j+1 यानी कि 11 से बड़ी है। तो यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है, 64 11 से बड़ी होती है। तो ये कंडीशन से आपको ट्रू मिलता है। तो फिर से ये स्वैपिंग वाला कोड चलता है। तो उससे क्या होता है, जो 5th इंडेक्स वाली वैल्यू है यानी कि j+1 इंडेक्स पे जो बैठी हुई वैल्यू है यानी 11, वो जाकर 4th इंडेक्स वाले वैल्यू पे बैठ जाती है। और जो 4th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू है वो 5th इंडेक्स पे जाके बैठ जाती है, यानी कि स्वैपिंग हो जाती है। यहाँ पे चला आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको मिलता है 34। ठीक है, फिर इसके बाद ये काम फिनिश करने के बाद यानी ये स्वैपिंग फिनिश करने के बाद फिर से जे में अगली वैल्यू कौन सी आती है, अगली वैल्यू जे में आती है 5। और यहाँ पे चेक होता है कि क्या इस एरे में जो 5th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू है माई एरे एट इंडेक्स 5, वो वैल्यू बड़ी है j+1 वाले इंडेक्स से यानी 6th वाले इंडेक्स से। तो 6th पे कौन सा है, 5th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू है 64 और 6th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू है 90। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ठीक, क्योंकि 64 90 से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसलिए स्वैपिंग का जो फार्मूला है ये नहीं चलता। ठीक, ये नहीं चलेगा, बल्कि वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। फिर उसके बाद ये काम फिनिश करने के बाद जे में अगली वैल्यू आती है 6। ठीक है, तो यहाँ पे चेक होता है कि 6th माई एरे एट इंडेक्स जे यानी 6th इंडेक्स पे जो बैठी हुई वैल्यू है यानी कि 90, क्या ये j+1 यानी कि 7th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू से बड़ी है। तो हाँ, ये सही है, बड़ी है। तो ये चीज़ ट्रू हो जाती है। तो स्वैपिंग यहाँ पे अप्लाई होगी, यानी कि 5 जो है 90 के स्थान पे आ जाएगा और 90 जो है 5 के स्थान पे चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा 34। ये काम फिनिश करने के बाद ये आपका फॉर लूप बंद हो जाता है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू अब बचती नहीं है। ठीक है, उसके बाद सीधे कंट्रोल यहाँ पर आएगा आउटर लूप में, और यहाँ पर i की वैल्यू जो 0 काम कर रही थी अब i की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है। ठीक, और यहाँ पर j इन रेंज n-1 यानी कि 8-2 यानी कि रेंज 6 से जो वैल्यू आपको जनरेट होते हुए मिलेगी वो आपको केवल इतनी वैल्यू मिलेगी, ये 6th इंडेक्स वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी 0 से 5 तक ही वैल्यू जनरेट होगी, इतने पे ही आपका ये जो इनर लूप है ये चलेगा। ठीक, अगर आप i की वैल्यू 0 लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से फर्स्ट टाइम लूप मिलता है। उसके बाद जब i की वैल्यू आप 1 लेंगे, यानी कि जो आउटर लूप है उसमें i की वैल्यू 1 के लिए इनर लूप जो वैल्यू देता है वो आपको क्या देगा, कुछ इस तरीके से देगा। मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू होंगी और मतलब इतने एरे में कुछ वैल्यू होंगी, जिसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि कौन सी है 64 है, वो जाके सबसे लास्ट में आ जाएगी और उसके बाद ये 90 तो पहले से ही है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो इनर लूप है वो वैल्यू देगा। उसके बाद आउटर लूप में i की वैल्यू 2 के लिए क्या होगा, फिर से इतना जो आपको एरे मिला रहेगा, ठीक है, 64 और 90 को छोड़ के, उस पर इनर फॉर लूप है वो काम करेगा और स्वैपिंग करेगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको लास्ट में सेट करके दे देगा। तो 64 और 90 को अगर छोड़ दें तो बाकी में नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 34 है। तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। और यहाँ पे पहले से 64 और 90 तो मौजूद है ही। ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप का नंबर मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, जो आउटर फॉर लूप है उसमें आई की वैल्यू 3 के लिए इसी टाइप में एक्टिविटी की जाएगी, तो इनर जो फॉर लूप है वो चलेगा, और जो ये बचा हुआ एरे है, इस बचे हुए एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो जाके लास्ट में सेट कर देगा। तो लास्ट में 25 है, ठीक। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, मतलब कुछ नंबर रहेंगे फिर 25 मिलेगा। अब पहले का 34 मौजूद है, 64 है और 90 है, कुछ इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आउटर फॉर लूप के आई की वैल्यू 4 के लिए इनर फॉर लूप चलेगा और जो एरे है उसको सेट करेगा, और उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको लास्ट में सेट कर देगा। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 22 है, ठीक है। और यहाँ तक जो नंबर रहेंगे वो उसी के अनुसार रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, आउटर लूप में आई की वैल्यू 5 के लिए इनर लूप चलेगा और एरे को सॉर्ट करेगा, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि जो बचे हुए एरे के एलिमेंट हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर को लास्ट में सेट कर देगा। तो बचा हुआ नंबर कौन कौन सा बचा, 11, 12 और 5। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, तो 12 को लास्ट में सेट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद आई की वैल्यू 6 के लिए इनर फॉर लूप चलेगा, और वो एरे में जो बचे हुए नंबर हैं यानी कि 11 और 5, इनमें जो सबसे बड़ा है उसको लास्ट में सेट कर देगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले 5, और बड़ा कौन था इन दोनों में, 5 और 11 में 11 बड़ा है, और उसके बाद ये जो बचे हुए हैं 12, 22, 25, इसको नोट कर लेना है इसी के आगे। तो आपको लास्ट में ये पूरा सॉर्टेड एरे दिखता है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया गया, आई की वैल्यू 6 के लिए, और इतने ही बार आई को चलना था, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आप इसे रन कराते हैं तो रन कराने पे भी आपको ये आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अलावा दूसरा भी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं और जावा ले सकते हैं, तो इनसे भी आप समझ सकते हैं। सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लेक्चर हैं सी और जावा पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बबल सॉर्ट इम्प्रूवमेंट। तो बबल सॉर्ट इम्प्रूवमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए आपका एरे पहले से सॉर्टेड है यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो वहाँ पर आपको फिजूल का ये बबल सॉर्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर एक कोड होता है यानी कि बूलियन वैल्यू है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ये पता कर लेता है कि अगर पहले से ही एरे सॉर्ट स्टेट में है तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा फुल बबल सॉर्ट एल्गो चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसने आउटर फॉर लूप के जस्ट नीचे यानी इनर फॉर लूप के पहले एक स्वैप्ड नाम का एक बूलियन वेरिएबल बनाया है जिसमें वैल्यू डाले इसने फॉल्स। उसके बाद यहाँ पर ये जो इनर फॉर लूप है इसके अंदर स्वैपिंग का काम किया जा रहा है, और इसी के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर स्वैप्ड जो बूलियन वेरिएबल था इसमें इसने ट्रू वैल्यू डाल दी है। तो यहाँ पर जब ये फर्स्ट टाइम चलता है तो यहाँ पर चेक होता है कि क्या जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि एरे में जो फर्स्ट वैल्यू है वो एरे के सेकेंड एलिमेंट से बड़ी है, ठीक है, ये चेक होता है। लेकिन अगर वो शॉर्ट स्टेट में है तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी तो होगी नहीं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो सेकंड वैल्यू से हमेशा छोटी ही होती है। तो ये चीज़ आपको फॉल्स देगी क्योंकि एरे पहले से शॉर्ट है, ठीक है। तो पहली बार ही ये फॉल्स हो जाता है, ठीक। फॉल्स हो जाता है तो इफ़ के अंदर जो कोड पड़ा है वो रन नहीं करता है। उसके बाद जे की सेकेंड वैल्यू के लिए ये पता करता है कि क्या सेकेंड वैल्यू जो है वो थर्ड वैल्यू से बड़ा है, तो ये भी फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो ये इफ़ के अंदर का कोड नहीं चलता। उसके बाद जे की नेक्स्ट वैल्यू के लिए यानी कि तीसरी वैल्यू के लिए ये बोलता है कि क्या जे की तीसरी वैल्यू जो है वो चौथी वैल्यू से बड़ी है, तो ये भी फॉल्स हो जाता है क्योंकि एरे शॉर्ट है। तो शॉर्ट एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं बल्कि छोटा होता है, इसलिए हर एक केस में आपको ये फॉल्स ही दे रहा है। इसके कारण ये आपका इफ़ वाला जो कोड है वो रन नहीं करता है, इसके अंदर जो कोड पड़ा है ये रन नहीं करता है, ठीक। जब रन नहीं करता है इसका मतलब ये कम्प्लीटली एक बार ये फॉर लूप चलेगा और उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर स्वैप्ड जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स थी वो यहाँ से इफ़ नॉट स्वैप्ड से ये ट्रू हो जाती है, और उसके बाद ये जो आउटर फॉर लूप है वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि यहाँ से चेक हो जाता है कि सारे जो वैल्यू हैं वो पहले से ही शॉर्ट स्टेट में है, क्योंकि जो स्वैप्ड वेरिएबल रहता है इसमें जो वैल्यू रहती है वो आपकी फॉल्स है। इसकी वजह से ये आपका ट्रू दे देता है, और ट्रू देने की वजह से ये ब्रेक कीवर्ड की मदद से ये आउटर फॉर लूप ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और आपको एक ही बार इनर फॉर लूप चलाना पड़ता है चेक करने के लिए, और उसके बाद सीधे
आपकी जो टाइम है वो बचत हो जाती है। पूरी तरीके से आपको बबल सॉर्ट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहीं पर अगर अनसॉर्टेड है तो अनसॉर्टेड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अनसॉर्टेड ये होगा तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ट्रू मिलेगी, और ट्रू मिलेगी तो उसके बाद ये वाले दोनों कोड चलेंगे और स्वैप्ड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और जब ट्रू हो जाएगी तो ये जो है आपका फॉल्स दे देगा। इससे आपका ब्रेक कीवर्ड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, यानी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, यानी कि लास्ट तक ये बबल सॉर्ट चलता ही रहेगा जब तक कि अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट ना कर दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में जब सॉर्ट होगा तो आपका जब कंट्रोल इससे बाहर आएगा सॉर्ट करने के बाद, तो ये वाली जो वैल्यू है इफ़ नॉट सॉर्टेड, इससे आपको ट्रू मिलेगा और ये ब्रेक कीवर्ड से ये पूरा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और एरे भी सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद बबल सॉर्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो ये बता रहा है कि बबल सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा, यहाँ पर एक फॉर लूप के अंदर आपको दूसरा फॉर लूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको n इंटू एन कंपेरिजन दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम लूप्स थ्रो एवरी वैल्यू इन द एरे कंपेयरिंग टू द value next to it. So for an array of n values there must be n such comparisons in one loop. ठीक है, after one loop the array is looped through again and again n times. This means there are n into n comparisons done in total. ठीक है, so that the time complexity for this sort is o n square. तो यहाँ पर इस टाइप में टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का पैराबोलिक टाइप का दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो टाइम की वैल्यू बहुत तेज़ इंक्रीज़ करती है। अगर आपने वैल्यू 1 ली है तो टाइम 1 ही रहेगा, 2 ली है तो 4 हो जाएगा, 3 ली है तो टाइम n स्क्वायर में आएगा। मतलब इस टाइप में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकिन इस टाइप में आएगा, यानी कि जो भी वैल्यू है वो n स्क्वायर में चेंज हो रही है। n वैल्यूज़ रहेंगे तो टाइम जो है वो, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर में आ रही है। तो पैराबोलिक टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो जैसे रैंडम वैल्यूज़ ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 300 है, 300 को आप यहाँ से रन कराइए तो यहाँ पर ये यहाँ पर वैल्यू दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा इसको चेंज करिए, रन कराइए। ठीक है, तो ये शॉर्ट हो गया, इसने वैल्यू यहाँ पे दी। उसके बाद तीसरी वैल्यू, एक और वैल्यू ले लीजिए 219। अगर आपके एरे में वैल्यूज़ हैं तो इसको रन कराते हैं तो कुछ इस टाइप में सॉर्ट करता है, और ये यहाँ पर इसने वैल्यू दी। इन तीनों पॉइंट को अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, तीनों क्रॉस पॉइंट को, तो ये जो डैश डैश वाली लाइन है इसी टाइप की लाइन बनते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ और ऑपरेशन के बीच में पैराबोलिक टाइप का रिलेशन है, यानी कि n स्क्वायर टाइप का रिलेशन दिख रहा होगा आप। वर्स्ट केस ये बता रहा है कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है, बेस्ट केस क्या हो सकता है। वर्स्ट केस का मतलब है कि सारे डिसेंडिंग ऑर्डर हैं और उन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, तब भी आपको रिलेशन उसी टाइप का दिखाई देगा। जैसे आप इसे देखिए, तो ये पहली वैल्यू आई, उसके बाद थोड़ा सा वैल्यू अधिक करते हैं, अब इसको रन कराते हैं तो दूसरी वैल्यू आई, थोड़ा सा फिर वैल्यू बढ़ाते हैं, वर्स्ट केस में रन कराते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में फिर से 414 वैल्यू पे यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। तीनों पॉइंट को, अगर तीनों क्रॉस पॉइंट को ऐड करेंगे तो ये डैश डैश टाइप की कर्व नेचर की लाइन आपको, कर्व नेचर का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक, पैराबोलिक टाइप का, यानी कि ये जो ग्राफ है n स्क्वायर टाइप का ग्राफ है, कर्व है n स्क्वायर टाइप का। उसके बाद बेस्ट केस में आप पहले से सॉर्टेड एरे लेते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या होता है। तो अगर आप देखते हैं 414 पे, तो 4, इसको पहले क्लियर कर देते हैं, तो आप रन कराते हैं 414, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद आप 249 वैल्यूज़ पे लीजिए बेस्ट केस पे, तो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद आप फिर से थोड़ा वैल्यू 372 लीजिए, रन कराइए तो आपको वैल्यूज़ यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो भी आप n की वैल्यूज़ ले रहे हैं उस पे जो ऑपरेशन की वैल्यू है वो भी सेम आ रही थी। ठीक है, हर एक पॉइंट पे आपको सेम वैल्यूज़ दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो लीनियर टाइप का कम्प्लेक्सिटी होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब कि आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n या फिर ऑर्डर ऑफ n होगी।
ठीक है, ना कि एन स्क्वायर जो कि बाकी केस में आपको दिख रही थी। तो बेस्ट केस सिनेरियो में आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लीनियर टाइप की होगी, यानी कि जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ेंगे उसी के डायरेक्टली रिलेशन में आपके ऑपरेशन बढ़ेंगे। उस तरीके से आप रैंडम वैल्यूज़ लेते हैं, रैंडम सेट ले लीजिए, तो रैंडम में आपको एन स्क्वायर टाइप का ही पैराबोलिक टाइप का ग्राफ दिखाई देगा। यहाँ पर जितने भी क्रॉस पॉइंट्स हैं इनको आप ऐड करेंगे यहाँ पर, तो सब का जो ग्राफ आएगा वो एन स्क्वायर टाइप का कर्व ग्राफ आएगा पैराबोलिक टाइप का। अगर आप डिफरेंट टाइप के एरेज लेते हैं रैंडमली तो आपको यहाँ पर क्रॉस पॉइंट को ऐड करने के बाद एन स्क्वायर टाइप का कर्व ग्राफ ही दिखाई देता है, पैराबोलिक टाइप का ग्राफ ही दिखाई देता है यहाँ पर।